हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 24 पर आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है द हस्दा। पहले इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हस्दा कौन है? ये हंटर और जो गैदरर्स हैं उनका एक छोटा सा ग्रुप है। स्टार्टिंग में बताया गया है आपको इसके बारे में। जो कहाँ पर रहता है? लेक यासी, जो कि एक साल्ट लेक है, और रिफ्ट रॉकी वैली लेक जिसको कि कहा गया है। साल्ट लेक है एक किस्म से ये, ठीक है। और ये जो कंट्री है ईस्टर्न हस्दास का, ये कहाँ क्या लोकेशन बता रहे हैं इसकी? कि ड्राई है एकदम से, रोकी स्वाना लैंड है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है? थ्रोनी इसका मतलब झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और अकासिया ट्रीज जो है वो यहाँ पर है। लेकिन साथ ही साथ क्या है, जो वाइल्ड फूड है, जंगली खाना यहाँ पर काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। तो एनिमल्स जो कि हैं काफ़ी संख्या में है यहाँ पर। और उनमें से कौन कौन से हैं? जैसे कि एलिफेंट, बड़े एनिमल्स में अगर देखें तो एलिफेंट, राइनोसोरस, बफेलो, जिराफ, जैब्रा, वाटरबक, गजाल, और ये वर्थोक, बबून, लॉयन, लेपर्ड और हायना, ये सब जो है कॉमन एनिमल्स हैं। और अगर स्मॉलर एनिमल्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो कौन से हैं? पोर्कपियन पाइन, ये है एक तरह की फ़िश को बोला गया है ये। हेयर, खरगोश, जैकाल, टॉर्टॉइस, और इस तरह के बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो यहाँ पर हैं। ऑल ऑफ दीज एनिमल्स अपार्ट फ्रॉम द एलिफेंट, जितने भी एनिमल्स हैं यहाँ पर सिर्फ एनिमल को छोड़कर, उन सब का क्या करते थे ये लोग? हंट करते थे, मतलब शिकार करते थे, और उनको ये लोग हस्दा के लोग जो थे वो खाते थे। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या बताई है इस पे लास्ट में एंड में, कि इतनी अमाउंट में ये जो मीट खाते थे ये लोग, कि फ्यूचर को इनके खतरा ना हो। इतना मीट खाने के बावजूद भी वो मीट पता कितना खाते थे? जितना कि फ्यूचर में या पास्ट में जो हंटर और गैदर की जो सोसाइटी थी उसने किसी ने भी इतना मीट नहीं खाया होगा। मीट काफ़ी मात्रा में ये खाते थे, लेकिन फ्यूचर को कोई ख़तरा ना हो इसके अकॉर्डिंग ये खाते थे। अब है वेजिटेबल फूड्स में क्या क्या खाते थे? रूट्स, बेरीज, और एक फ्रूट है यहाँ पे बाब ट्रीज से जो मिलता था वो सब ये खाते थे। Though not often obvious to the casual observer, is always abundant even at the height of the dry season in a year of drought। हालांकि ये जो भी दिख रहा है ये चाहे ड्राई सीजन भी हो जाता था ना, यहाँ पर चाहे सूखा पड़ जाता था, तब भी इनको खाना जो है मिलता ही रहता था। द टाइप्स ऑफ वेजिटेबल फूड अवेलेबल इन द डिफरेंट इन द 6 month वेट सीजन। अब जो इनका खाने की जो वेजिटेबल फूड जो भी इनको यहाँ पे 6 महीने तक मिलता था, जो वेट सीज़न के अंदर मिलता था, वो टोटली डिफरेंट था जो खाना इनको ड्राई सीजन के अंदर मिलता था। मतलब खाना डिफरेंट डिफरेंट ही इनको मिलता था। वेट सीजन में अलग मिलता था और ड्राई सीजन में खाना अलग मिलता था। और किसी भी सीज़न में किसी प्रकार की खाने की इनको शॉर्टेज नहीं होती थी। और हनी खाते थे ये लोग। और ग्रुप्स ऑफ 7 स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड बी आर ईटर, जो वाइल्ड बीज से जो है ना हनी मिलता था उसको खाते थे। और ग्रुप्स क्या होता है? सुंडिया टाइप से कीड़े होते हैं जो उनकी 7 तरह की जो स्पीशीज थे उनको ये खाते थे। सप्लाइज ऑफ दोज वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब साल दर साल और सीजन के अकॉर्डिंग जैसे भी होता था ये लोग इन चीज़ों को खाते थे। अब यहाँ पे पानी के सोर्सेज इनके बताएं आगे। सोर्सेज ऑफ वाटर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंट्री इन द वेट सीजन। जब वेट सीजन होता था तब तो कब पानी के जो सोर्सेज थे वो काफ़ी होते थे इनके पास, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे वाटर सोर्सेज जो थे। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ड्राई सीजन होता थोड़ा टाइम के लिए, तब इन्हें दिक्कत हो जाती थी थोड़ी सी। द हस्दा कंसिडर्ड द that about 5-6 kilometer is the maximum distance over which water can reasonably be carried। अब ये अपना मतलब कि इनको ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर का ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस होता था, इनको पानी कहीं ना कहीं इनको मिल जाता था 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और ये कैंप जो थे नॉर्मली उन साइट्स पे लगाते थे जहाँ पे कि पानी लगभग इनको 1 किलोमीटर के दायरे में इनको पानी मिल जाए। मतलब पानी की ज़्यादा कमी वहाँ पर नहीं थी, फूड की कमी नहीं थी। वाइल्ड वेजिटेबल्स जो थी वो इनको आसानी से मिल रही थी। और जो हंटिंग वगैरह करके एनिमल्स भी बहुत सारे थे जिनकी हंटिंग करके मीट वगैरह खाते थे ये। Part of this country consists of open grass plain
अब ये जो हिस्सा था इस कंट्री का, यहाँ पर ओपन ग्रास प्लेन था, मतलब वो काफ़ी मैदान थे घास के यहाँ पर। लेकिन हज़ा के जो लोग थे वहाँ पर अपने कैंप कभी नहीं लगाते थे। कहाँ पर लगाते थे? या तो ये ट्रीज़ पे लगाते थे या फिर रॉक्स के ऊपर अपने कैंप ये लगाते थे। और या फिर दोनों ही जगह को ये मतलब कि आसपास के कभी मतलब कि पत्थर है तो पत्थरों पे भी लगा लिए, ट्रीज, दोनों चीज़ें जहाँ पर मिलती थी वहीं पर ही ये अपने घर बनाते थे, कैंप लगाते थे अपने। नेक्स्ट है द ईस्टर्न हज़ा एसर्ट नो राइट ओवर द लैंड। ये जो हज़ा लोग थे इन्होंने ज़मीन के ऊपर या जो भी यहाँ पे देश के रिसोर्सेज थे उन पे कभी अपना कब्जा नहीं जमाया या अपना हक नहीं शो करते थे भी ये हमारा है। ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जो था वो कहीं पर भी रह सकता था या कहीं पर भी वो एनिमल्स को हंट कर सकता था। जो रूट्स हैं, बेरीज हैं, हनी है, या पानी लेकर आना है, तो ये कहीं से भी ये लोग ये चीज़ें ले सकते थे। इस पे किसी भी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन इनके देश के अंदर नहीं थी। ठीक है, तो अब इसके अलावा in spite of the exceptional number of games animal in their areas, the Hazza rally main on wild vegetable matter. अब भाई देखो यहाँ एनिमल्स बहुत सारे थे, काफ़ी क्वांटिटी में हज़ा के जो एरिया था काफ़ी मात्रा में एनिमल्स थे, लेकिन ये ज़्यादातर किस चीज़ पर डिपेंड रहते थे? वाइल्ड वेजिटेबल मैटर जो भी इनको मिलता था ना, जंगली सब्जियां वगैरह जो भी या मैटर जो भी खाने पीने का मिलता था उस पर ये ज़्यादा फूड के लिए डिपेंड रहते थे। अब यहाँ क्या क्वांटिटी बताई है? प्रोबेबली एज मच एज 80% ऑफ देयर फूड बाय वेट इज़ वेजिटेबल। मतलब जो 80% इनका खाना होता था वो वेजिटेबल्स होती थी, जो भी जंगली वेजिटेबल्स वहाँ पर मिलती थी। जबकि मीट, हनी और जो और चीज़ें होती थी इनकी वो 20% इनके भोजन में इंक्लूड रहती थी। कैंप्स जो होते थे इन लोगों के, जहाँ ये लोग रहते थे, वो ज़्यादातर स्मॉल होते थे लेकिन काफ़ी एरिया के अंदर फैले हुए होते थे। और यहाँ पर जो है जो पानी के जहाँ पर सोर्सेज होते थे उन एरियाज़ के अंदर ये लोग जो है ज़्यादातर बसते थे। और यहाँ पर कभी भी शॉर्टेज नहीं रही थी खाने की, चाहे भले ही वो ड्रॉट का टाइम हो, सूखा भले ही यहाँ पर पड़ा हो। तो ये तो थी थोड़ी थोड़ी सी सिंपल सी स्टोरी थी इनकी हज़ा कम्युनिटी की। तो अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 25 पर। अब यहाँ क्या है आपका? हंटर गैदर सोसाइटीज़। अब यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं एक किस्म से जो हंटर गैदर की सोसाइटीज़ हैं प्रेजेंट की और पास्ट की, दोनों को ही कंपैरिजन कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं या दोनों ही सेम है। इस टाइप से यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंसेस करने की कोशिश की गई है। As our knowledge of present hunter-gatherer increase, though studies by anthropologists and एथनोपोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पे साइड में आपको एक डेफिनेशन दी है कि एथनोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं। एथनोपोलॉजी जो भी अपनी स्टडी क्या है, ये एक स्टडी जो भी ये करते हैं किस चीज़ के बारे में, जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है भाई, किस प्रकार से वो लोग रहते हैं, किस प्रकार से जो है उनके जीविका कमाने का क्या साधन है, क्या टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं, जेंडर्स का क्या रोल रहता है, रिचुअल क्या है, कि इस प्रकार की राजनीति करते हैं, तो उसे जो है उसकी स्टडी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो करते हैं। दैट बिगेन टू बी पोस्ट वॉज whether the information about living hunter and gather could be used to understand the past society। अब ये सारी जो है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और अब जैसे जैसे इन्होंने सारी स्टडी की और हम लोगों की जानकारी जो है वो बड़ी है, उससे ये क्वेश्चन आता है कि क्या जो प्रेजेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो ये हंटर और गैदर हैं, क्या ये पास की सोसाइटीज़ के जो हंटर और गैदर थे, क्या इनमें आपस में कुछ लिंक था या भाई कुछ उसी को ही आगे चलाते हुए आ रहे हैं, आपस में सेम थे ये दोनों। देयर आर टू अपोजिंग व्यूज ऑन दीज इश्यूज। अब इस इशू के ऊपर इनके दो डिफरेंट क्या हैं व्यूज यहाँ पर निकल कर आए हुए हैं। On one side are scholars who have directly applied on the specific data from present day hunter-gatherer society to interpret the archaeology remains of the
पास्ट। अब एक तरफ तो ये जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, डायरेक्टली वो स्पेसिफिक डाटा को अप्लाई करते हैं कि जो उन्हें मिल रहा है प्रेजेंट डे के हंटर और गैदर सोसाइटी से, ठीक है, और किसके साथ उन चीज़ों को जोड़ते हैं जो आर्कोलॉजिस्ट ने पास्ट से जो चीज़ें मिली उनके साथ इनको जोड़ रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, सम आर्कोलॉजिस्ट हैव सजेस्ट दैट। अब जैसे कुछ आर्कोलॉजिस्ट क्या सजेस्ट करते हैं कि जो होमोनिड साइट्स हैं जिनका समय क्या बताया गया है, 2 मिलियन ईयर एगो बताया गया है, अलोंग द मार्जिन ऑफ लेक तुर्काना, जो कि तुर्काना नदी के किनारे ये साइट है, could have been dry season camp of early humans। वही वो हो सकता है कि यहाँ पर आकर ड्राई सीजन के अंदर अर्ली ह्यूमन बींग वहाँ पर रहते थे, बिकॉज सच practice has been observed among the हज़्ज़ा and the हुंगसेन। और ये क्योंकि ये हज़्ज़ा ग्रुप के जो लोग थे उनके अंदर यही प्रैक्टिस देखने को मिलती है कि भाई वो लोग आके नदियों के किनारे पर इस तरह से ड्राई सीजन के अंदर रहते थे। अब सेकंड पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है, The other side are scholars who feel that ethnographic data cannot be used for understanding past societies। भाई अब जो दूसरी तरफ स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि जो एथनोग्राफिक जो डाटा है इसको हम पास्ट की सोसाइटीज़ को समझने के लिए जो है ना इस्तेमाल नहीं कर सकते, एज द टू आर टोटली डिफरेंट, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट हैं। पास्ट में जो सोसाइटीज़ थी वो डिफरेंट थी और अब जो सोसाइटीज़ हैं वो टोटली डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस प्रेजेंट डे हंटर गैदर सोसाइटी परस्यू सेवरल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि आज की जो सोसाइटीज़ हैं क्या करती हैं, वो बहुत सी दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करती हैं अलॉन्ग विद हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग और गैदरिंग करने के साथ साथ दूसरे काम भी करती हैं। दीज इंक्लूड एंगेज इन एक्सचेंज एंड ट्रेड इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अभी जुड़े होते हैं, जो भी इनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलता है उसका ये लोग व्यापार करते हैं, मतलब ट्रेड से भी ये लोग जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, या उसका उससे सामान को दूसरे सामान से एक्सचेंज करते हैं। और वर्किंग एज पेड लेबर इन द फील्ड्स ऑफ नेबरिंग फार्मर, और जिनके पड़ोस में जो फार्मर्स होते हैं वहाँ पर ये लोग पेड लेबर के तौर पर भी काम करते हैं। तो आज की डिफरेंट बता रही है एक व्यू के अंदर, और पहले की सोसाइटीज़ को टोटली डिफरेंट बता रहे हैं। मोर ओवर दी सोसाइटीज़ आर टोटली मार्जिनलाइज्ड इन ऑल सेंसेस। हालांकि ज़्यादातर क्या होता है, जो सोसाइटी टोटली मार्जिनलाइज्ड है। मार्जिनलाइज्ड क्या होता है, बिल्कुल आपको आपने एट्थ क्लास के अंदर चैप्टर 2 चैप्टर आए हुए हैं इसके मार्जिनलाइज्ड के ऊपर, टोटली इन्हीं कम्युनिटीज़ के ऊपर था कि इनको एकदम से अलग रख दिया जाता है। जब भी जोग्राफिकली या पॉलिटिकली और सोशली तरीके से जब भी कोई काम किया जाता है तो इनको थोड़ा सा अलग सोसाइटी से कर दिया जाता है। The condition in which they live are very different from those of early human। जो इनकी कंडीशन है वो डिफरेंट है टोटली अर्ली ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग। मतलब अर्ली जो ह्यूमन बींग्स थे वो अलग तरीके से रहते थे और अब वाले जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अलग तरीके से रहते हैं। ये दोनों सोसाइटी डिफरेंट हैं। अनदर प्रॉब्लम इज दैट, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, देयर इज ट्रेमेंडस वेरिएशन अमंग लिविंग हंटर गैदर सोसाइटीज। इनमें बहुत ही अंतर है। देयर आर कन्फ्लिक्टिंग डाटा ऑन मैनी इशूज सच एज रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, ग्रुप साइज और द मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जैसे इनमें अंतर यही आ जाता है कि अब इनके जो ग्रुप के साइजेस हैं वो डिफरेंट हैं और इनकी जो मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने वो भी डिफरेंट टाइप से ये लोग करते हैं। तो ये अंतर भी इनमें मेनली देखने को मिलता है। ऑल्सो देयर इज लिटल कंसेंसस रिगार्डिंग टू द डिवीजन ऑफ लेबर इन फूड प्रिक्योरमेंट। जब खाना प्राप्त करने की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डिवीज़न ऑफ लेबर है उसको लेकर भी कंफ्यूजन बना रहता है, उसमें भी सेम बात निकल कर नहीं आती। ऑल दो टूडे जनरली वुमेन गैदर्ड एंड मैन हंट। आज के दिन में क्या है, वुमेन क्या करती है, गैदरिंग का काम करती है, इकट्ठा खाने को इकट्ठा करने का काम करती है, जबकि मैन क्या करता है, हंट करता है। देयर आर सोसाइटीज वेयर बोथ वुमेन एंड मैन हंट एंड गैदर एंड मेक टूल्स। अब ऐसी भी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं आज के दिन में जहाँ पर मैन और वुमेन दोनों ही हंटिंग का काम करते हैं, गैदरिंग का काम करते हैं और टूल्स बनाते हैं। इन एनी केस, किसी केस में द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ वुमेन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फूड सप्लाई इन सच सोसाइटीज़ कैन नॉट बी डिनाइड। अब जो फूड सप्लाई करने का काम है वो भी इन सोसाइटीज़ के अंदर वुमेन के इस काम को भी
डिनाई हम लोग नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। It is perhaps this factor that ensure a relatively equal role for both women and men in present day हंटर गैदर सोसाइटीज। आज के दिन में जो हंटर गैदर सोसाइटीज है उसमें मैन और वुमेन दोनों का ही रोल क्या है, इक्वली बराबर का रोल है। ऑल्दो देयर आर वेरिएशन वाइल दिस मे बी इन केस टूडे, हालांकि हो सकता है इसमें कई जगह तो इक्वली रोल है दोनों का और कई जगह वेरिएशन भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एनी सच इन्फ्लुएंस फॉर द पास्ट। इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार का इस तरह से इनको रिलेट नहीं कर सकते, पास्ट के साथ जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का कोई निष्कर्ष जो है हम नहीं निकाल सकते। तो ये था, इन्होंने जो कंपेयर किया है स्कॉलर्स ने पास्ट की और प्रेजेंट की जो हंटर गैदर सोसाइटीज़ हैं। तो आज इतना ही करेंगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।